द लर्न स्टार्टअप बुक समरी। हिंदी में जानेंगे हम बुक समरी। द लर्न स्टार्टअप। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप स्टार्टअप सुनते हैं? आप शायद किसी गैराज के बैठे हुए 4-5 दोस्तों के बारे में सोचे जो कोई एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, एक बड़ा ही एक्साइटिंग वेंचर जिससे खूब प्रॉफिट कमाने की उम्मीद हो। कुछ इसी तरह सिलिकॉन वैली में बहुत सी डॉट कॉम कंपनी शुरू हुई थी, शायद आपको पता हो या नहीं, मगर एप्पल कंपनी तो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। पर क्या आपको पता है कि किसी जानी मानी कंपनी के अंदर भी एक स्टार्टअप खोला जा सकता है? ये इन्फॉर्मेशन और ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें आपको इस किताब की समरी में जानने को मिलेगी। आज बिजनेस की दुनिया बदलती जा रही है, इसलिए इसको लेकर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी बदलनी चाहिए। लर्न स्टार्टअप यही है लीन स्टार्टअप यही है कि जो बिजनेस में एक मॉडर्न अप्रोच करता है। कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जिनके बारे में अच्छी प्लानिंग की गई, खूब सोच समझकर प्रोडक्ट चुनकर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ उनके पीछे इंटेलिजेंट मेंबर की टीम भी मौजूद है। मगर इतना टाइम, पैसा और एफर्ट लगाने के बावजूद क्यों ये स्टार्टअप फेल हो जाते हैं? यहाँ कमी रह जाती है। क्या प्लानिंग ठीक नहीं होती? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे, या फिर आप एक ऐसे बिजनेस मैन है जो कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं। खैर, आप जो भी हो, ये किताब आपके काम आएगी अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्टअप से शुरू करके मल्टी मिलियन कंपनी खड़ी की जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। बड़ा सोचे लेकिन शुरुआत छोटे से करें। साल 2000 के शुरू में इस किताब के ऑथर एरिक रीस ने अपने कॉलेज के दोस्तों को एक साथ मिलाकर एक स्टार्टअप शुरू किया था। उनका प्रोडक्ट था एक ऑनलाइन साइट जहां आप लोग अपना प्रोफाइल पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के सामने रख सकते थे। उनका ये आइडिया कमाल का था। टीम भी बहुत बढ़िया थी और उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की थी, फिर भी उनका ये स्टार्टअप फेल हो गया। उनके साथ ही कितने ही स्टार्टअप भी डूब गए जब डॉट कॉम कंपनीज का बबल फूटा था। एरिक रीस सदमे में थे। उन्हें लगा जो कुछ भी उन्होंने सक्सेस स्टोरीज के बारे में मैगजीन्स में पढ़ा था सब झूठ है। आप चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कभी हार न मानो, फिर भी हम फेल हो सकते हैं। कुछ सालों बाद एरिक ने सोचा कि शायद यहीं पर ज़्यादातर स्टार्टअप डूब जाते हैं, क्योंकि बहुत से नए प्रोडक्ट चल नहीं पाते हैं। मगर अपने एक्सपीरियंसेस से एरिक को एक ऐसा गारंटीड प्रोसेस पता चला जिससे कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं हो सकता। इसका एक ही सही तरीका है जिसे समझकर अगर फॉलो किया जाए तो सक्सेस अचीव की जा सकती है। 2004 में एरिक ने एक और स्टार्टअप को फाउंड किया था। उनका नया प्रोडक्ट था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां मेंबर अपने नए अवतार के साथ अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते थे। इस स्टार्टअप के बारे में जो एक्साइटिंग चीज़ थी वो ये है कि इसमें कस्टमर सब कुछ क्रिएट कर सकते थे, कपड़े, एसेसरी से लेकर अपने अवतार के लिए फर्नीचर भी। यहाँ ये काम एरिक की टीम के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाना, अवतार के लिए 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। उन्हें इसमें पेमेंट और कस्टमर के लिए बाइंग फीचर डिवाइस भी क्रिएट करना था। एरिक की इसका नई कंपनी का नाम था IMVU था। अपने इस नए वेंचर के लिए उन्होंने अपने को फाउंडर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया और सब कुछ गलत तरीके से किया। उन्होंने प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकाल कर, जिसमें बहुत कमाई थी, इसे रिलीज कर लिया और हाथों हाथ कस्टमर को बेच दिया। वर्चुअल वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने में इतनी मेहनत करने के बजाय उन्होंने कस्टमर को इसका फीडबैक सेंड करने की छूट दे दी। उनकी ये अप्रोच बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीकों के हिसाब से एक बड़ी गलती मानी गई है। हर चीज़ रिलीज होने से पहले तैयार होनी चाहिए थी, स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट, मार्केट प्रिडिक्शन, हर चीज़। मगर एरिक का बिजनेस लॉन्च का ये तरीका मॉडर्न बिजनेस की दुनिया में एक नया ट्रेंड बन गया। बिजनेस की दुनिया के नए प्रिंसिपल के ये तरीका एक बेसिस बन गया जिसे लीन स्टार्टअप कहते हैं। लीन स्टार्टअप क्या होते हैं? लीन स्टार्टअप दरअसल एक एक्सपेरिमेंट पर बेस है। इसका मेन आइडिया है कि गलतियों से सीखा जाए। इस तरीके में आप सालों साल प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में नहीं गुजारते। आप प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं या कस्टमर कैसा रेस्पॉन्स देंगे यह सोचने में बरसों नहीं लगा देते। लीन स्टार्टअप मेथड इस्तेमाल करके कम अमाउंट में भी आप प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकाल सकते हैं, फिर आगे ज़रूरत के हिसाब से इसमें चेंज ला सकते हैं। यह आइडिया है कि इनोवेशन चलती रहे जिससे नया प्रोडक्ट वेस्ट ना हो और मार्केट से बाहर ना हो जाए। सच कहे तो आज लीन स्टार्टअप ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। दुनिया भर की कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एडॉप्ट किया है। इसने बिजनेस की दुनिया में एक नया दौर पैदा कर दिया है। इसे ना सिर्फ नई कंपनीज ने ही नहीं बल्कि कई सारी जाने माने एलिट बिजनेसमैन और फॉर्च्यून 500 ने भी अप्लाई किया है। मज़ेदार बात है कि एरिक रीज की कंपनी IMVU ने इसमें 2011 में पूरे $50 मिलियन कमाए। क्या है लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल? लीन स्टार्टअप मेथड में 5 इंपॉर्टेंट कीज आइडियाज होते हैं।
नंबर एक है कि ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी नया बिजनेस आप गैराज से ही शुरू करें। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू करते हैं। जब आपने एंटरप्रेन्योर बनने की ठान ही ली है, एक स्टार्टअप में सबसे पहले आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नया सर्विस या प्रोडक्ट शुरू करता है, वो उसका स्टार्टअप होता है। जब उससे उसके चलने या न चलने का कोई पक्का भरोसा नहीं होता। लीन स्टार्टअप हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर और साइज की कंपनी पर अप्लाई हो सकता है। दूसरे नंबर पर मैनेजमेंट आता है। जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं है। इस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग भी स्टार्टअप में शामिल होते हैं और उन लोगों या उस इंस्टीट्यूट को एक स्पेशल तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो स्टार्टअप के बारे में बेहद अनसर्टेन है। तीसरा है वैलिडेट लर्निंग। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट जो बिजनेस में किए जाते हैं, ये जानने के लिए कि उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा बिजनेस के ऊपर कैसा पड़ेगा। ये उसी तरह है जैसे कोई साइंटिफिक हिप्नोथेसिस होती है, और ये एक तरह से ज़रूरी भी है क्योंकि बिजनेस लंबा टिके, ये स्टार्टअप का गोल होता है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं है। चौथे नंबर पर बिल्ड मेजर लर्न। किसी भी स्टार्टअप के प्राइमरी टास्क होते हैं आइडियाज़ से नए प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर का फीडबैक मेजर करना और उस फीडबैक से सीखना कि ये चीज़ें आगे चलेगी या नहीं। यानी कि टू पाइवट और प्रिजर्व। पाइवट से मतलब है कि मुड़े और कोई दूसरा तरीका सोचें, और प्रिजर्व का मतलब है अपना आइडिया को लेकर आगे बढ़ें और चलते रहें। परसर्व का मतलब है कि आपके आइडिया को लेकर आगे बढ़ चलें, और पाइवट का मतलब भी यही होता है। अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है तो फिर आपको कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, और अगर फीडबैक अच्छा मिलता है तो फिर आगे चलते रहिए। नंबर 5 पर है प्रोग्रेस। आप स्टार्टअप को बिल्ड मेजर लर्न साइकिल के हिसाब से चलने की आदत होनी चाहिए। फीडबैक मिलते ही इसे अपनी कमियों पर काम कर लेना चाहिए। एक सस्टेनेबल बिजनेस अचीव करने के लिए अपने किस प्रोसेस पर आगे बढ़ना है या स्टार्ट करना है, ये स्टार्टअप को पता होना चाहिए। जेपोस जेपोस जप्पोस शूज़ की एक ऑनलाइन शॉप है जिसकी सबसे बढ़िया बात है कि ये कस्टमर फ्रेंडली है। जप्पोस सबसे बड़े इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस में से एक है। सच तो ये है कि $1 बिलियन एनुअल सेल वाली ये बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, लेकिन बाकी सारी स्टार्टअप बिजनेस की तरह ये कंपनी भी बहुत सिंपल तरीके से शुरू हुई थी। जेपोस के फाउंडर निक सीमन है, जो सालों पहले जब मार्केट के अवेलेबल हर तरह के जूतों को ऑनलाइन खरीदने के लिए कोई ऑनलाइन शॉप नहीं थी, तो निक सीमन में को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। वो चाहते थे कि कस्टमर को ऑनलाइन बैठे ही बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंसेस हो। सीमन ने प्लानिंग में ही बहुत टाइम लगा सकते थे, लेकिन उन्हें पहले वेयर हाउस से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और पोटेंशियल सेल्स तक हर चीज़ फिगर आउट करनी चाहिए थी। तब ई कॉमर्स कंपनी खोलने के लिए एक खास ट्रेंड हुआ करता था, मगर फिर भी स्विनमन ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर जप्पो शुरू की, इस पर यकीन किए कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। उसने सबसे पहले लोकल दुकानदारों से उनके प्रोडक्ट की पिक्चर लेने की परमिशन मांगी। बदले में स्विनमन ने उन प्रोडक्ट की पिक्चर्स अपने वेबसाइट पर डालते जैसे कि कस्टमर उन्हें देख सके, और जब कोई कस्टमर पिक्चर देखकर ऑर्डर करता तो स्विनमन उसे उस दुकान से खरीद कर कस्टमर को बेच देते। जप्पोस एक सिंपल फंक्शनिंग साइट से शुरू हुई थी। स्विनमन ने ये देखना चाहते थे कि क्या सच में ऑनलाइन शॉपिंग में जूतों की डिमांड है या नहीं। असली कस्टमर से इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिंग करके उन्हें बेस्ट पेमेंट भी मिलती थी, और साथ ही रिटर्न और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी सही ढंग से मैनेज हो जाता था। ऐसा एक्सपेरिमेंट मार्केट हिस्से के मुकाबले बहुत अलग है। अगर स्विमनम ने सर्वे किया होता तो उन्हें पता चलता है कस्टमर की पसंद क्या है, मगर साइट बनाकर उन्होंने इससे कई ज़्यादा पता चला। सबसे पहले तो असली कस्टमर के साथ डील करने से उन्हें सर्वे से कई ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिला। दूसरा, उन्हें कस्टमर की एक्चुअल नीड का पता चला। उन्हें यह भी समझ आया कि जब पोस्ट में डिस्काउंटेड प्राइस भी रखने पड़ सकते हैं। तीसरा, उन्हें कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से डील करने का मौका मिला। उन्होंने रिटर्न इश्यू पर डील करना भी सीखा। स्विनमन के एक्सपेरिमेंट से जपोस को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हालांकि कंपनी स्मॉल स्केल से शुरू हुई थी, फिर भी उसने अच्छे रिजल्ट दिए। एक ऑनलाइन स्टोर में क्या होना चाहिए, स्विनमन को इस बात की अच्छी नॉलेज होगी, और इस तरह जपोस एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन गया। फिर 2009 में से अमेजन ने $1.2 बिलियन में खरीद लिया। जपोस की सक्सेस ने लीन स्टार्टअप की एफिशिएंसी प्रूव कर दी, और एक्सपेरिमेंट ने कंपनी का टाइम, एफर्ट और तीनों पैसा बचा लिया। जूतों का स्टॉक जमा करके रखने से पहले स्विमन ऑर्डर पक्का कर लेते थे, फिर जाकर उन्हें सीधे दुकानदार से खरीद कर एक कस्टमर को बेचते थे। इस तरह उनके पास अनवांटेड जूतों की कोई इन्वेंट्री नहीं होती थी, और कस्टमर सर्वे की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। असली कस्टमर से डील करना
ज़्यादा सही रहता था, जो भी असली प्रॉब्लम होती थी और कस्टमर के हिसाब से उसे सोल्व करने से कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होता था। फिर उन्होंने एक नए प्रोडक्ट से शुरुआत की और एक्सपेरिमेंट के जरिए जब एक परफेक्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बन गई। जो सिंपल फंक्शनिंग साइड उन्होंने बनाई उसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी MVP। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं। MVP किसी प्रोडक्ट का इनिशियल वर्जन होता है। ये सस्ता, ईजी और आसानी से डेवलप किया जा सकता है। फिर ये एक्सपेरिमेंट से एक फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाता है जो मार्केट के लिए तैयार है। हम देख सकते हैं कि किस तरह लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल पे बेस्ड जपोज की शुरुआत काफ़ी अनसर्टेन थी, क्योंकि जूते की ऑनलाइन खरीदारी का आइडिया तब किसी दिमाग में नहीं था। इसके अलावा एक भी जूता बिक जाए इस तरह पे भी सिमरन को पक्का भरोसा नहीं था, मगर उन्होंने वैलिडेटिंग लर्निंग्स अप्लाई किया और सिमरन ने अपने एक्सपेरिमेंट साइड लॉन्च करके अपने भरोसे का टेस्ट किया। फिर उसने इसमें बिल्ड मेजर लर्न अप्लाई किया। जब उन्हें रियल कस्टमर से डील करना पड़ा, सिमरन ने ये भी सीखा कि पाइवोट या परसर्व में से कौन सी अप्रोच अपनाई जाए, जैसे डिस्काउंट और रिटर्न सिस्टम। और फिर आखिर में जब पोस्ट एक सस्टेनेबल बिजनेस बन गया। विलेज लॉन्ड्री सर्विस बहुत साल पहले इंडिया में कुछ ही घरों में वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, क्योंकि महंगी होती थी तो केवल 7% लोग इसे खरीदना अफोर्ड कर पाते थे। ज़्यादातर लोग अपने हाथों से ही कपड़े धोया करते थे या फिर किसी धोबी से या लॉन्ड्री सर्विस में धुलवाया करते थे। धोबी उन कपड़ों को नदी में ले कर जाते थे। पहले किसी पत्थर पर पटक पटक कर कपड़े साफ किए जाते थे, फिर नदी के पानी में धोए जाते थे। इतने कपड़ों को धोने से लेकर सुखाना और इस्त्री करने में धोबी को पूरे 10 दिन लगते थे। फिर जाकर वो कपड़े वापस देता था और फिर ऐसा ही नहीं था, फिर कपड़े फिर साफ धुलते थे। अक्षय मेहरा ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी हुई। प्रोक्टर और गैम्बल्स सिंगापुर में 8 साल तक ब्रांड मैनेजर रहे थे। इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया में पेंटिन और टाइट ब्रांड के पीछे उनका ही दिमाग है। अक्षय मेहरा लोगों को आसान और सस्ती लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करना चाहते थे। इंडिया वापस आने पर अक्षय मेहरा ने विलेज लॉन्ड्री सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया और साथ मिलकर दोनों ने बेस्ट बिजनेस अप्रोच जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उनका पहला एक्सपेरिमेंट VLS ने एक पिकअप ट्रक में एक वॉशिंग मशीन लोड की। वे इस ट्रक को बेंगलोर के बिजनेस स्ट्रीट में पार कर देते थे। इस पिकअप ट्रक का आइडिया VLS को बस $8,000 का पड़ा। सबसे पहले तो उन्हें यह पता करना था कि क्या वाकई में लोग अपने कपड़े धुलवाने के लिए उन्हें पैसे देंगे। वैसे कपड़े वहीं सबके सामने ट्रक में लगी मशीन में नहीं धोए जाते थे, वो तो सिर्फ मार्केटिंग पर्पज़ के लिए था। असल में तो कपड़े कहीं और ले जाकर धुलवाए जाते थे और फिर धुल कपड़े कस्टमर को 24 घंटे में डिलीवर कर दिए जाते थे। VLS ने वो ट्रक एक हफ्ते तक शहर के अलग अलग जगहों में पार किया ताकि उन्हें कस्टमर के बारे में ज़्यादा पता चल सके कि कैसे वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कपड़े धुलवाने के लिए इंकरेज करें। क्या लोगों को फास्टर क्लीनिंग का टाइम चाहिए था, या फिर लोग सफाई को लेकर कंसर्न थे, या किसी कस्टमर की कोई खास रिक्वेस्ट थी। VLS को पता चला कि ज़्यादातर कस्टमर को इस बात की फिक्र थी कि कहीं ट्रक उनके कपड़े लेकर भाग ना जाए। तो इस इश्यू को सोल्व करने के लिए VLS ने ट्रक के बदले कस्टमर फ्रेंडली मोबाइल कियोस्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में वे उस कियोस्क को एक ग्रोसरी स्टोर के पास ले आए। VLS को ये भी पता लगा कि लोग कपड़े सिर्फ धुलवाना ही नहीं बल्कि उन्हें प्रेस भी करवाना चाहते हैं, और उन्हें ये बात भी मालूम हुई कि कुछ कस्टमर 4 घंटे में धुले प्रेस किए कपड़ों के बदले दुगना पैसे देने को भी तैयार थे। VLS का ये एक्सपेरिमेंट टीम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बाद में वे एक फाइनल प्रोडक्ट लेकर आए जो 3 फीट बाय और 4 फीट का एक मोबाइल रियोस था, जिसमें एक एफिशिएंट वॉशिंग मशीन के साथ एक ड्राई भी था। ये कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट और साफ पानी इस्तेमाल करता था। एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलोर में विलेज लॉन्ड्री सर्विस के कुल 14 मोबाइल कियोस्क चलने लगे। CEO अक्षय मेहरा ने प्राउडली कहा, हमने 2010 में कुल 1,16,000 kg की सर्विस दी। पिछले साल हमने अपने सभी आउटलेट्स में कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा कस्टमर को सर्विस दी है। जपोस की स्टोरी की तरह हम देख सकते हैं कि कैसे लीन स्टार्टअप का प्रिंसिपल VLS ने भी अप्लाई किया। अक्षय मेहरा भी अपने स्टार्टअप को लेकर पहले अनसर्टेन थे। उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि लोग उनकी लॉन्ड्री सर्विस का भरोसा करेंगे भी या नहीं। दूसरी बात, उन्होंने शुरुआती प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट के तौर पर निकाला। पिकअप ट्रक उनका MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट था, जिसमें कोई खास खर्चा पैदा नहीं हुआ था और ना ही इसे डेवलप करने में कोई ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ा। वे इस कम लागत वाले रिस्क पे अपने यकीन को आसानी से टेस्ट कर सकते थे। तीसरी बात, VLS कस्टमर के फीडबैक से बिल्ड मेजर लर्न क्रिएट कर पाया। उन्हें पिकअप ट्रक से पीवट का आइडिया हुआ और आयरनिंग सर्विस से परसर का पता चला, और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि लास्ट में उन्हें ऐसा फाइनल प्रोडक्ट मिला जो कस्टमर की नीड्स पूरी कर रहा था। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी, जिससे विलेज लॉन्ड्री सर्विस एक सस्टेनेबल बिजनेस बन गया। क्या होता अगर VLS मार्केट
लॉन्चिंग से पहले ही अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लेते? क्या होता अगर वे सालों तक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही प्लान करते रहते? क्या होता अगर उन्होंने प्रोडक्ट शुरू करने से पहले एक सर्वे करवाया होता? ये सब तो बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीके हैं जो किसी भी नए बिजनेस से पहले अपनाए जाते रहे हैं, मगर ये पुराने तरीके किसी स्टार्टअप के लिए कभी काम नहीं करते। कोई भी नया बिजनेस शुरू करना बहुत अनसर्टेन सिचुएशन होती है। स्टार्टअप को ना तो प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही स्ट्रेटजीज में इतना टाइम लगाना चाहिए जो सक्सेस की गारंटी नहीं देता। दरअसल जब तक आप असली कस्टमर से डील नहीं करते तब तक आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। किसी भी नए बिजनेस के लिए बेहतर होगा कि छोटी शुरुआत की जाए। एक्सपेरिमेंट और बिल्ड मेजर लर्न मेथड की मदद से लास्ट में आपको एक परफेक्ट सस्टेनेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ग्रुपोन, क्या ग्रुपोन का नाम सुना? ये पहली ऑनलाइन साइट थी जो कस्टमर को ग्रुप कूपन प्रोवाइड करती थी। इसकी बढ़ती हुई सक्सेस को देखकर कई दूसरी साइट ने भी ग्रुपोन की नकल करनी शुरू कर दी थी, मगर ऐसा नहीं था कि ग्रुपोन रातों रात चल पड़ी हो। ग्रुपोन के सबसे पहले कस्टमर थे 20 लोगों को एक ग्रुप, जिन्होंने बाय वन टेक वन पिज्ज़ा कूपन लिए थे। एंड्रू मैसन को, जिसके फाउंडर थे, पहले इसे सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मैसन और उनकी टीम ने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह है। ग्रुपोन एक वर्डप्रेस ब्लॉग के तौर पर शुरुआत था। मैसन और उनकी टीम रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करती थी। उनका पहला ब्लॉग था, ये टी शर्ट रेड कलर और लार्ज साइज़ में अवेलेबल है, अगर आप कोई अलग कलर या साइज़ चाहते हैं तो ईमेल करें। ग्रुपोन के पास तब तक ऑर्डर के लिए एक फॉर्म तक नहीं था। आइडिया बहुत सिंपल था, मगर ये काम कर गया। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि वाकई में इसकी डिमांड है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्हें ग्रुपोन काम की चीज़ लगा। इसके बाद मैसन और उनकी टीम ने फाइल मेकर प्रोग्राम से असली कूपन बनाए। ग्रुपोन का पहला कूपन एक पीडीएफ फॉर्मेट में था। पीडीएफ फॉर्मेट कूपन को सीधे कस्टमर को मेल कर देते थे। एक दिन उनके पास खुशी सुशी के 500 कूपन्स की डिमांड आई। उन्हें ये सारे कूपन्स अपने 500 कस्टमर को पीडीएफ फाइल के साथ मेल करने पड़े। अपने पहले साल में ग्रुपोन कंपनी जैसे जैसे तीन चीज़ें मैनेज करने में लग रही थी, जैसी तैसी भी, लेकिन उनके इस सफ़र में वर्डप्रेस ब्लॉग और फाइल मकर पीडीएफ और उन 20 पिज्ज़ा कूपन्स की भी एक खास जगह है। इनकी का ग्रोथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही। वे अपने टाइम में $1 बिलियन के बेंचमार्क तक पहुंचने वाली सबसे तेज़ कंपनी बनी। आज ग्रुपोन लोकल बिजनेस को नए कस्टमर ढूंढने में मदद करती है। दुनिया के अलग अलग 375 शहरों को स्पेशल अफोर्डेबल डील प्रोवाइड करती है। मिनिमम बायबल प्रोडक्ट का काम है कस्टमर की डिमांड का पता लगाकर स्टार्टअप की हेल्प करना। इसलिए एमवीपी सस्ती, इजी और क्विकली डेवलप की जा सकती है। इसके थ्रू स्टार्टअप जल्द ही अपना बिल्ड मेजर लर्न साइकिल शुरू कर सकता है। ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस में प्रोडक्ट को लंबे डेवलप पीरियड से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे परफेक्शन मिलती है, मगर एमवीपी के तरीके ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये स्टार्टअप के लिए बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाने में और टेक्निकल इशू समझने में काफ़ी हेल्पफुल है। और सबसे बढ़कर बात है कि एमवीपी बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कई सवालों के जवाब देता है। टोयोटा जिंची जेम्सू गेम्सू का मतलब है जाओ और खुद देख लो। ये मैनेजर्स के लिए है कि बेस्ट डिसीजन लेने के लिए पहले वे जाए और खुद ही देख ले। ये टोयोटा का कोर प्रिंसिपल है। यहाँ गेंची गेम्सू का अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सेल्स और पब्लिक अफेयर्स तक, ये टोयोटा का तरीका है काम करने का। यहाँ मैनेजर्स के पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का और कोई रास्ता नहीं है कि सिवाय खुद जाकर देखने के। यहाँ दिक्कत कहाँ है, यही यूजी योकोवा सिएना मिनीवैन 2004 के मैनेजर ने भी किया। उन्हें सिएना के कॉन्सेप्ट मेकिंग से लेकर प्रोडक्शन तक हर चीज़ की देखरेख करने के लिए असाइन किया गया था। नॉर्थ अमेरिका में मिनी वैन की ज़्यादा मार्केट है। उस साल योकोवा एक बड़े बिजनेस मूव के लिए तैयार थे। वे यूएस के सभी 50 स्टेट्स में रोड ट्रिप के लिए गए। योकोवा ने कनाडा और मेक्सिको की सभी कंट्रीज़ का भी चक्कर लगाया। कुल मिलाकर उन्होंने 53,000 माइल्स की दूरी नापी। हर शहर टाउन में योकोवा ने सिएना 2003 का मॉडल रेंट पर उतार दिया। वे चाहते थे कि क्या इम्प्रूव होना चाहिए। उन्होंने मिनी वैन चलाने वाले ड्राइवर से बात की और उन्हें ऑब्जर्व भी किया। इससे योकोवा को जो भी जानकारी हासिल हुई वो 2004 मॉडल की सक्सेस के लिए खतरा थी। योकोवा कहाँ, बेशक पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मिनी वैन खरीदते हैं, मगर असल में बच्चे ही इसके मालिक होते हैं। बच्चे इसके पीछे के 2/3 हिस्से पर कब्जा बना लेते हैं। ये बच्चे ही है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और नखरीले भी। अगर मैंने अपने ट्रैवल को इससे कुछ सीखा है तो यही कि अगली सिएना को किड स्पेशल बनाने की ज़रूरत है। इस तरह की फिर योकोवा ने सिएना 2004 मिनी वैन के अंदर के कंफर्ट के लिए एक बड़ा बजट रखा। बच्चों के लिए गाड़ी कंफर्ट हो गई और इसके लिए उन्होंने बच्चों ने, और इस तरह फिर योकोवा ने
सेना 2004 के मिनिमम के कंफर्ट के लिए एक बड़ा बजट रखा, जो बच्चों के लिए गाड़ी में कंफर्ट होना बहुत जरूरी, खास करके अमेरिका में। यहाँ अक्सर फैमिली रोड ट्रिप्स काफ़ी लंबी होती है, लेकिन जापान में को इस बात का पता नहीं चल पाया क्योंकि वहाँ लॉन्ग ट्रिप्स उतनी कॉमन नहीं है। इस नए इम्प्रूव्ड कंफर्ट फीचर के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव थे। मिनी वैन 2004 मॉडल की सेल 2003 के मॉडल से 60% ज़्यादा थी। योकोवा के इस ट्रेवल से बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। मैनेजर योकोवा ने केंची कुमुत्सु के इफेक्टिवनेस को प्रूव कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो जो करते हैं बेस्ट करते हैं। ये बात स्टार्टअप में भी अप्लाई होती है, क्योंकि जहाँ भी खुद जाकर देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वह किसी और बिजनेस स्ट्रेटजी से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, खासकर किसी नई कंपनी में। जब तक आप एमवीपी अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही रियल कस्टमर के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब तक आप कस्टमर की पसंद नहीं समझ सकते। एक स्टार्टअप के लिए यही बेस्ट तरीका है। आपके एक्सपेरिमेंट लंबे, कॉस्टली या मुश्किल हो ये ज़रूरी नहीं है, मगर उनके रिजल्ट इंप्रेसिव होते हैं। अच्छा, तो आपके पास कोई कमाल बिजनेस आइडिया है तो आप भी एमवीपी क्रिएट करके अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लीजिए। ध्यान रहे कि आपका मिनिमम बायडेबल प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत ही है। तो आप छोटे लेवल से ही शुरू कर सकते हैं। कम टाइम में एक सिंपल प्रोडक्ट डेवलप कीजिए। जब आपके पास आपका एमवीपी हो, तब आप अपने लर्निंग प्रोसेस शुरुआत कर सकते हैं। अब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दीजिए और याद रखें, अपना बिल्ड मेजर साइकिल यानी प्रोडक्ट बनाएं, कस्टमर का फीडबैक मेजर करें और उससे सीख ले। फिर आपको पता लग जाएगी कौन सा आइडिया पिवट करना है और कौन सा परसर्व करना। इस बिल्ड मेजर लर्न लूप को रिपीट करते रहिए जब तक कि आप अपने सारे अंदाजे टेस्ट ना कर लें। तब तक आपकी सारी अनसर्टेनिटी दूर ना हो जाए। इस तरह से आप लास्ट में जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपका बेस्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा और वही आपकी बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी भी। लीन स्टार्टअप अप्लाई करके आप सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे, बल्कि आप एक सस्टेनेबल बिजनेस भी खड़ा कर लेंगे। इस बात की पूरी गारंटी है कि क्योंकि इसमें आपको असली कस्टमर के साथ डील करने का मौका मिलता है। तो अब से अनसर्टेनिटीज़ को दूर करिए और सक्सेस के रास्ते पर चल दीजिए। तो ये ऑडियो बुक समझ आपको कैसे लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको बुक अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं।